फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल राइट्स, यानी अंग्रेज़ों के दौर में सबसे पहला मौका ऐसा कब आया जब इंडियंस को उनके काउंसिल में जगह मिली। तो ये बात है 1861 से लेकर 1950 तक, जब हिंदुस्तान के लोगों को आज़ादी मिली। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जब ये पास हुआ, तब इंडियंस को पहली बार ब्रिटिशर्स के काउंसिल में जगह मिली। लेकिन कोई ख़ास जगह नहीं मिली, बस एक डिस्कशन के तौर पर इस एक्ट के बाद इंडियंस को जगह दी गई। चलिए इस एक्ट को शुरू करते हैं। On August 1, 1861, the British Parliament approved this act, which made significant changes to the Governor General's Council, giving it both executive and legislative responsibilities. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1 अगस्त 1861 को ये पास किया। चेंजेस क्या थे? सबसे पहला चेंजेस इसमें यह आया कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी, उसमें इन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए थे। इसके अलावा इन्होंने एग्जीक्यूटिव पावर्स में और लेजिस्लेटिव पावर्स में, रेस्पॉन्सिबिलिटीज में भी चेंजेस किए थे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इस एक्ट का वो ये था कि इस एक्ट के बाद इंडियंस को भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस में जगह दी जा रही थी। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑल्सो नोन एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि उस दौर में जो सेक्रेटरी थे वो थे जॉन मॉर्ले, और जो उस टाइम के वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड मिंटो। तो इन दोनों को मिलाकर बनता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इस तरीके से इस एक्ट का दूसरा नाम रखा गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। दिस एक्ट पास फॉर वेरियस रीजंस, ये एक्ट बहुत सारे रीजंस की वजह से पास हुआ, लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन था इस एक्ट के पास करने का ब्रिटिशर्स के पास, वो ये था कि 1857 का जो रिवॉल्ट था, उस रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स काफ़ी परेशान हो गए थे इंडियंस से। तो इसका सॉल्यूशन के तौर पर उन्होंने ये एक्ट पास किया ताकि इंडियंस को इस एक्ट की मदद से, वो जैसे कि एक बच्चे को, बच्चा रोता है, उसे कुछ खिलौना दे दिया, वो चुप हो गया, ऐसे इंडियंस को इन्होंने शांत करने के लिए ये एक्ट पास करा। अब वो चीज़ क्या थी जिससे इंडियंस शांत हो गए? वो चीज़ ये थी कि इन्होंने इंडियंस को अपनी काउंसिल में जगह दे दी, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस थी उसमें जगह दे दी। तो इस तरीके से इन्होंने उस टाइम थोड़ा सा एक कोशिश करी। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न जो था वो 1857 का रिवॉल्ट था। उसके बाद मेन रीज़न इसका एक और ये भी था कि ये ब्रिटिशर्स चाहते थे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द कंट्री, पूरी तरीके से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे अपना कब्जा। और 1857 रिवॉल्ट के बाद जो इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी, क्योंकि काफ़ी लीडर्स उभर कर आ गए थे अलग अलग। तो इसलिए इन्होंने अपने लीडर्स को रिस्टोर करने के लिए इन्होंने ये एक्ट को पास किया। इसके अलावा ये एक्ट गवर्नर जनरल को ये पावर देता था कि वो लॉ बनाए, पूरी तरीके से कंट्री में कैसे भी लॉ पास कर सकता था, वो ये पावर ये एक्ट गवर्नर जनरल को देता था। दूसरा जो मेन रीज़न था वो ये था कि जैसा कि मैंने बताया आपको, इंक्लूड इंडियंस इन गवर्नेंस, मतलब इंडियंस को अपनी काउंसिल में इन्हें जोड़ना था, बहलाना था। और लेकिन ये इंडियंस जो थे वो नॉन ऑफिशियल्स थे, ऑफिशियल नहीं थे लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, और इनका कोई रोल नहीं था और ना इनके पास कोई रियल पावर्स थी। बस ये अपना सजेशन दे सकते थे उस काउंसिल में, और इनकी सुनी भी नहीं जाती थी। बस इन्हें बस बैठाल दिया जाता था, बाकी इनकी बेकदरी थी उस वक्त टोटली। इसके अलावा जो रीज़न था वो ये था लिमिटेड इंडियन इन्वॉल्वमेंट, मतलब इंडियन ये चाहते थे कि इंडियंस अपनी लिमिट में रहें। तो ये इंडियंस को लिमिट में रखने के लिए इन्होंने ये एक्ट पास करा, ताकि कुछ गिने चुने लोग ही इस काउंसिल में आ पाएँ, और उनकी फिर सारे जो दूसरे इंडियंस हैं वो उनकी मानेंगे। इस तरीके से इन्होंने ये सोचकर ये एक्ट पास करा। लेकिन वो जो इंडियंस थे जो इसमें इन्वॉल्व होते थे,
वो भी ब्रिटिशर्स द्वारा ही पास किए जाते थे। वो भी ऐसे लोग होते थे जो हाईली एजुकेटेड होते थे, जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा। सिर्फ वही लोग इस काउंसिल में अपने आप को पेश कर सकते थे। वो भी ब्रिटिश मोस्टली ब्रिटिशर्स के द्वारा ही चुने जाते थे। अब जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे काउंसिल में, वो 6 से लेकर 12 थे, ठीक है, जिसमें कुछ इंडियंस भी आते थे। वो डिपेंड करता है गवर्नर जनरल और वाइस रॉय पे, वो किसके कितने नॉमिनेशन कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले राजा ऑफ बनारस इस काउंसिल के हिस्सा बने और महाराजा ऑफ पटियाला इस काउंसिल के हिस्से बने, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की ब्रिटिशर्स की उस जमाने में पहली बार ये दोनों नॉमिनेटेड हुए। ये दोनों नॉमिनेट हुए इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स के लॉयल थे बहुत। इसके अलावा इस एक्ट का पास होने का रीजन सबसे बड़ा ये है कि 1861 में अंग्रेजों ने एक चीज को इंट्रोड्यूस करा। इंडिया इंडिया क्योंकि एकजुट हो रहा था उस टाइम 1857 के रिवॉल्ट के बाद, तो इन्होंने अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को बांटने की कोशिश करी। तो यहाँ से वो बांटना इनका शुरू हुआ, यहाँ से एक चीज इस एक्ट के जरिए वो इंट्रोड्यूस हुआ। तो इन्होंने मजहबों अलग अलग मजहबों में अलग अलग लीडर्स क्रिएट कर दिए, उसकी मदद से इन्होंने जो है इंडियंस को डिवाइड करा, और उस पर डिवाइड करने के बाद उनका रूल करा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा रीजन है वो था इंडिया की इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। मतलब ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो सके यहाँ से इंडिया से हम ले जा सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से फ़ायदा उठा सकें। तो कुल मिला के जैसे कि यहाँ से जितना सोना निकलेगा, गोल्ड निकलेगा, वो बाहर बेच देंगे। ये जो भी रिसोर्सेज वगैरह थी, वो रिसोर्सेज पे पूरे तरीके से कंट्रोल करना चाहते थे, और उससे जो है वो इकोनॉमी पूरा कंट्रोल करना चाहते थे इस एक्ट के जरिए। सबसे बड़ा रीजन इस एक्ट का ये था पास होने की वजह से। तो अगले वीडियो में हम इसके बाद जो एक्ट पास हुआ वो पढ़ेंगे।